नमस्कार। द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केटी। द रियल इशू में बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की नई जंग की तैयारी को लेकर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, पाकिस्तान की नई जंग की तैयारी। अब टेक्नोलॉजी बनेगी सबसे बड़ा हथियार। भारत के सटीक हमलों के बाद बदली पाक सेना की सोच। चीन तुर्की की मदद से पाकिस्तान बना रहा हाईटेक वार सिस्टम। आईबीएफएम से सेना के तीनों अंगों को जोड़ने की तैयारी। ड्रोन, मिसाइल और स्मार्ट आर्टिलरी पर पाकिस्तान का बड़ा दाव। भारत के लिए नई चुनौती, गाइडेड मिसाइल से कम हथियार में ज्यादा तबाही की रणनीति। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और कम्युनिकेशन डोमिनेंस पर फोकस। प्रिसीजन स्ट्राइक डॉक्ट्राइन से भारत की जवाब देने की तैयारी। क्या पाकिस्तान भविष्य की शॉर्ट शार्प वार रणनीति अपना रहा है? भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई तैयारी, जिसका जिक्र किया मैंने, आपको बताया कि पाकिस्तान ने इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईबीएफएमएस का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसमें गाइडेड मिसाइल, स्मार्ट आर्टिलरी, आधुनिक टैंक और ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन शामिल है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक हमलों ने पाकिस्तान को यह एहसास कराया कि भविष्य की जंग प्रिसीजन स्ट्राइक और स्मार्ट वारफेयर से तय होती है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान कम संसाधनों में ज्यादा प्रभाव वाली रणनीति पर काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती है या पाकिस्तान की ये अब मजबूरी बन गया है? तो रुक करेंगे चर्चा का। हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इनसे भी समझेंगे इन चीजों को। ग्रुप कैप्टन यूके देवराज सर है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और करोड़ी सिंह जी हमारे फॉरेन एक्सपर्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद जी। शुरुआत में करूंगा सर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर से। सर, क्या पाकिस्तान का आईबीएफएमएस भारत के लिए वास्तविक सैन्य खतरा बन सकता है या ये पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है? साहिल जी देखिए, इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड कॉन्सेप्ट जो है वो भारत की फौज में हम 30 साल पहले ही लाना शुरू कर दिए थे। 30 साल पहले की बात है कि पहली बार भारत की फौज, जब हम लोग अमेरिका के साथ लेसन्स कहिए या एक्सरसाइज कहिए कर रहे थे, तो हमारे जो यंग ऑफिसर्स वहां पर गए थे अमेरिकन फोर्सेस के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करने, तब उन्होंने नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था कि अमेरिकन फौज जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही थी इंफॉर्मेशन को। तो पारंपरिक जो युद्ध उसके पहले कोई भी एशियन आर्मी लड़ती थी, हम, पाकिस्तान, चीन, उसमें ये था कि आर्टिलरी होगी, तोपखाना होगा, बख्तरबंद गाड़ियां होंगी और ट्रेडिशनल वॉरफेयर होगा। तोपखाना फायर करेगा, टैंक आगे बढ़ेंगे, इन्फेंट्री उनके साथ धावा बोलेगी। लेकिन जब अमेरिका के साथ जॉइंट एक्सरसाइज किए, ये 1985 1987 की बात है, जब अमेरिकन आर्मी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज की, तो यंग कैप्टन, यंग मेजर तो वहां गए थे, उन्होंने नोटिस किया कि यूएस आर्मी के जो यंग कैप्टन, यूएस आर्मी के जो यंग मेजर हैं, वो उस वक्त लैपटॉप तो नहीं था, लेकिन एक बॉक्स लेके चलते थे, कंप्यूटर नुमा, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन रहती थी। ये चीज अचंभित कर गई। और हमारे जो यंग ऑफिसर जब वापस आ गए तो उनको एक रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि अमेरिका उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा, क्या उसका भारत में कोई उपयोग है। तो सारे यंग ऑफिसर्स ने कहा कि सर, हमने वहां देखा कि वहां जो यंग कैप्टन मेजर, चाहे जी। कंपनी कमांडर हो, बटालियन कमांडर तो बहुत ऊंची चीज है, कर्नल साहब, छोटा यंग लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि उसको दाएं बाएं सोचना नहीं पड़ता। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पर अगर एक यूनिट लड़ाई पे जा रही है, तो युद्ध की शुरुआत में पहले दिन, पहले घंटे तो पता लगता है कि दाएं तरफ फलानी फलानी बटालियन है, बाएं तरफ फलानी फलानी टैंक रेजिमेंट है। लेकिन जैसे ही युद्ध चालू होगा, पता लगा कि 6 घंटे के बीच में या अगले दिन तक वो इन्फेंट्री जो आपके दाएं फ्लैंक में था वो कहीं आगे पीछे चली गई, जो आपके बाएं में थी वो कहीं पे एडवांस करके 20 किलोमीटर आगे चली गई। जी। ये जो इंफॉर्मेशन है हमारी आर्मी में, पहले पहले एयरफोर्स और नेवी में भी
टेलीफोन टेलीफोन खेलकर हम लोग देते थे एक दूसरे को कि अभी आपकी जो सपोर्टिंग आर्टिलरी है वो फायर जो कल आपके बगल से आ रही थी, अगले युद्ध में वो फायर आपके बाएं 30 किलोमीटर की गहराई से आएगी। ये जो युवा अफसर थे बहुत प्रभावित हुए। तो कोई नई चीज नहीं है, इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड कॉन्सेप्ट भारत भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, इससे चिंता की कोई बात नहीं है। एक शब्द कहूं अंग्रेजी में ज्यादा आसान है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कि चाहे बड़ा कमांडर हो, चाहे मिडिल लेवल कमांडर हो या छोटा कमांडर हो, उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर उसको पूरी जानकारी मिनट टू मिनट अवेलेबल है तो वो उन रिसोर्सेज का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है। जी जी साहिल जी। ठीक है सर, मैं करूंगा रुक, आपका मैं करूंगा करोड़े सिंह का रुक। सर, क्या चीन और तुर्की खुलकर पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को समर्थन दे रहे हैं? पाकिस्तान की यह तैयारी दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिरता पर क्या असर डाल सकती है? अ, देखिए साहिल, हर देश अपने तरीके से अपने रणनीतिक और सैनिक मजबूती के लिए संबंध बनाता है अलग अलग देशों से। तो पाकिस्तान अगर तुर्की और चीन से बनाता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। हमें चिंता तब होती है कि जब वो भारत को टारगेट करके कुछ करे, क्योंकि हर देश को इतनी अपनी स्वतंत्रता है, वो किस देश से क्या संबंध बनाता है, किस तरीके से के हथियार लेता है। लेकिन दुनिया में हम देखें तो मिलिटराइजेशन बढ़ गया है, उसका पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इतना बढ़ गया है कि 2024 में डिफेंस पे, जब मिलिट्री पे जो खर्चा होता था दुनिया का, वो 2.4 ट्रिलियन था। 2025 में 2.9 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। इतना बड़ा खर्चा, और उस खर्चे का लगभग 40% के 39 to 40% के करीब अमेरिका अकेला करता है। लेकिन अब वार का नेचर बदल गया है। ट्रेडिशनली 3 कमांड होते थे, वो देवनाथ सर इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। अब 2 नए कमांड की बात अलग अलग देश करने लग गए हैं, साइबर कमांड और स्पेस कमांड। इनको आइसोलेशन में नहीं, इनको इंटीग्रेटेड करके ही आप वार लड़ सकते हैं। और वार में भी जैसे आजकल फैक्ट्री में डार्क फैक्ट्री हो गई है, वहां इंसान की जरूरत नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होता है डार्क फैक्ट्री में, रोबोट हैं वो करते रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो वार में भी आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि इंसानों की जरूरत ही नहीं होगी। जैसे डार्क फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है, अंधेरे में वो करते रहते हैं, बिजली एनर्जी बच जाती है और मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा होता है, एक्यूरेसी भी होती है। तो वार में भी ये स्थिति आने वाली है। और इसीलिए ट्रंप ने एक जेनेसिस मिशन का अनाउंसमेंट किया है, और उन्होंने कहा है कि ये मैनहट्टन के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्ल्ड वार के टाइम था, जिससे एटम बम बना और जापान पे गिराया। तो इस तरह का जो मिलिटराइजेशन होता है वो भारत को भी करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा, और जो गरीब देश हैं उनमें विकास पर या जो गरीबी मिटाने पे खर्चा है वो निश्चित रूप से कम होगा। तो इस तरीके से किस तरह से बचा जाए। भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के अनईजी रिलेशन हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति खतरा मान के अपना मिलिटराइजेशन करेंगे तो दोनों के देशों के आवाम पर बहुत गलत असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। अगर दोनों देश सहयोग करके गरीबी के अगेंस्ट में लड़े, एक दूसरे की प्रोस्पेरिटी को मदद करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उस दिशा में नहीं जा रहे हैं, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह है कि वो भारत को टारगेट बना के अपनी सुदृढ़ता महसूस करता है। सुदृढ़ता कैसे करता है कि वो भारत से पैरिटी मान के चलता है, बराबरी। क्योंकि हमारी जो दक्षिण एशिया की संस्कृति है उसमें कोई भी भाई भी है तो बराबर के होते हैं दोनों। और अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई को या छोटा भाई बड़े भाई को छोटा समझता है तो पूरी कम्युनिटी वाले उसके उसके साथ नहीं रहते कि आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो यहाँ भारत बड़ा है तो दुनिया के देश, अमेरिका है, चीन है, टर्की है, ये पाकिस्तान का साथ देना शुरू करते हैं। वास्तव में भारत ही कुछ नुकसान करता होगा, और उससे पाकिस्तान का हौसला बढ़ जाता है। और फिर पाकिस्तान ये कहता है कि हम यहाँ जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं उसका कारण भारत है। तो वो वहाँ के आवाम जो है वो डिमांड रखे, तो डिमांड का प्रेशर सरकार पे आना चाहिए।
वो नहीं आता है कि देखिए भारत की वजह से हमारी हार्डशिप्स हैं। तो इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान निरंतर रूप से अपना मिलिटराइजेशन कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत नहीं कर रहा है, लेकिन भारत केंद्रित है, जो पाकिस्तान के हित में भी नहीं है, भारत के हित में भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की विशेष सर्किल में पाकिस्तान फंस गया है, पाकिस्तान उस सर्किल से निकल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत की तुलना में आर्थिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से बहुत कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के आवाम को ज्यादा नुकसान हो रहा है। भारत के लिए तो खतरा है ही, पाकिस्तान के आवाम का भी भला नहीं हो रहा है, वहां भी बहबूदी नहीं हो पा रही है ज्यादा। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान, या पाकिस्तान में अगर गुड सेंस प्रिवेल करे, भारत से अच्छा रिश्ता बनाए। सामान्यतः हमने देखा है कि वहां प्रजातांत्रिक सरकार रही है, जी तो अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास किया है। लेकिन वहां जो मिलिट्री का प्रभाव है, वो उतना प्रभाव, भारत की मिलिट्री है वो पूरी तरह प्रोफेशनल है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की सेना है, तो हम कई बार बोलचाल में कहते हैं कि हर देश की अपनी सेना होती है, जी लेकिन पाकिस्तान में सेना है, उसके पास एक देश है। तो इस तरह की स्थिति जब पाकिस्तान में है, तो वो भारत को नुकसान तो करेगी, पाकिस्तान को भी करेगी। तो जो इंटीग्रेटेड प्लान है, वो तो ये हमारी तकनीकी से जुड़ा हुआ है। और जब से एआई आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। अभी एलोन मस्क कोर्ट में अपने गवाही दे रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो बहुत से कंपनियां हैं वो टर्मिनेटर की तरफ ले जा रहे हैं एआई को, जो दुनिया के लिए खतरनाक है। टर्मिनेटर की तरफ नहीं ले जाके स्टार ट्रेक की तरफ ले जाना चाहिए एआई को, तो वो मानवता का कल्याण करेगी। यह कोर्ट में गवाही दी है एलोन मस्क ने, कोई केस था एआई को लेके। तो एआई के जो खतरे हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम मिलिट्री में एआई यूज करते हैं, तो उसका, जैसे अभी ईरान में यूज किया, तो एआई ने आइडेंटिफाई किया कि ये टारगेट है, आईआरजीसी का टारगेट है। वहां स्कूल था, और स्कूल में जिस तरह बच्चों को, आज भी वो ग्लोबल लेवल पे दुनिया अमेरिका को, इजराइल को कंडेम कर रही है कि आपने बच्चियों को मारा है, लेकिन वो एआई आइडेंटिफाइड टारगेट था। तो जो इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर जो भी भारत बनाए चाहे पाकिस्तान बनाए, बहुत ही सतर्कता के साथ करना चाहिए, और सेफ्टी मेजर्स या कुछ रेल गार्ड्स उसके होने चाहिए कि उससे कहीं ज्यादा नुकसान नहीं हो, खुद को भी डैमेज होगा और दूसरे को भी, सिविलियन को डैमेज होगा, क्योंकि वार के कुछ उसूल होते हैं, उनका पालन होना चाहिए। ओवर साइड। ठीक है सर, मैं रुक करूंगा दोबारा आपका दोनों का, पर एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं, उसके बाद आपका रुक करूंगा दोबारा से। पाकिस्तान के F-16 फिर बनेंगे घातक, अमेरिका करेगा रडार अपग्रेड। भारत की आपत्ति के बावजूद यूएस ने बढ़ाया F-16 सपोर्ट। $488 मिलियन का बड़ा रक्षा सौदा चर्चा में। पाक F-16 की ट्रैकिंग और जैमिंग और रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लिंक 16 से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में बढ़त का भारतीय सुखोई और राफेल के लिए बड़ा खतरा। अमेरिका ने AESA नहीं दिया, लेकिन खतरा फिर भी गंभीर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद F-16 अपग्रेड पर नई बहस। पाकिस्तान की एयर कॉम्बैट क्षमता को नया सहारा का। दक्षिण एशिया में एयर पावर बैलेंस बदलने वाला है। अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के रडार अपग्रेड को मंजूरी देकर एक नई रणनीतिक बहस छेड़ दी है। $488 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पुराने रडार सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान F-16 की ट्रैकिंग, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट और एंटी जैमिंग क्षमता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। खास बात यह है कि लिंक 16 नेटवर्क से जुड़ने के बाद ये विमान अब रियल टाइम डेटा शेयरिंग और सेंसर फ्यूजन के जरिए आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका है। भले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को AESA रडार नहीं दिया, लेकिन ये अपग्रेड भारतीय वायुसेना के लिए नई चुनौती माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या इससे भारतीय सुखोई और राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट्स पर दबाव पड़ेगा, और क्या वाशिंगटन ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है। चर्चा करेंगे इस पर भी, क्योंकि दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी समझेंगे। ग्रुप कैप्टन युक्त देवनाथ सर, मैं आप ही का रुख करूंगा। क्या F-16 रडार अपग्रेड भारतीय वायुसेना के लिए वास्तविक खतरा है? क्या सुखोई 30 MKI और राफेल इन अपग्रेडेड F-16 पर बढ़त बनाए रखेंगे? हाँ साहिल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान के F-16 विमानों को अपग्रेड करता रहा है। शुरुआती दौर में जब
F-16 दिए गए थे पाकिस्तान को, 1980 के दशक की बात है। उसके बाद वो F-16A को अपग्रेड करके F-16C किया गया, करते 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 फाइनली ब्लॉक 5 F-16 बनाए गए। अब जो अपग्रेडेशन हो रही है इसके बारे में हमारे इंडियन एयरफोर्स को और जो हमारी सुरक्षा तंत्र में जो हमारे स्पाइज हैं, रॉ हैं, उन्होंने हमें 3 साल पहले ही आगाह कर दिया गया था और इसके बारे में पूरा अध्ययन किया गया है कि इस अपग्रेड से F-16 के ऑपरेशनल इस्तेमाल करने में क्या बढ़ोतरी आएगी। जाहिर बात है, ये मानूंगा बतौर फाइटर पायलट, क्योंकि मैं खुद फाइटर पायलट था। लास्ट मैंने MiG-23 उड़ाया, 34 साल तक एयरफोर्स में एजा भी किया। इस अपग्रेड के बाद उनके F-16 विमान ज्यादा पोटेंट यानी ज्यादा खतरनाक तो बनेंगे ही, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट अपग्रेडेशन हम हमारे सुखोई 30 में कर रहे हैं। हमारे पास करीबन 252 सुखोई 30 अभी भी हैं और भारत सरकार एक 17,000 करोड़ रुपए के प्लान के मुताबिक अगले 5 सालों में इनमें से करीबन 90 सुखोई विमानों को अपग्रेड कर रही है। तो अपग्रेडेशन करने के बाद वो जो है पाकिस्तान के F-16 अपग्रेडेड F-16 से ज्यादा बेहतरीन होंगे। रफाइल में ये सब फैसिलिटीज पहले से ही ज्यादा से ज्यादा मौजूद हैं और अब फ्रांस के जो इंजीनियर्स हैं वो आते रहते हैं। और देखिए, रफाइल के अलग अलग वर्जन हैं, समझिए रफाइल 1, रफाइल 2, रफाइल 3 जो भी है। तो अभी हम F2 मॉडल से F3 मॉडल पर अपग्रेड कर रहे हैं और भविष्य में जो हम रफाइल लेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए, वो F4 अपग्रेडेड मॉडल होंगे। F4 मॉडल फ्रांस की एयरफोर्स अभी इस्तेमाल कर रही है। तो जो भी सिस्टम F-16 में लगा रहे हैं F4 मॉडल में होंगे। देखो साहिल, एक पुराना वो है कि भाई मशीन से ज्यादा उसके ऑपरेट करने वाले की ज्यादा अहमियत है। हम सब देख चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को बेहतरीन कैमरा दे दो, लेकिन अगर उसमें टैलेंट नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है तो वो बेहतरीन कैमरे से भी घटिया फोटो लेगा। और इसी तरह से अगर किसी को आप ऑर्डिनरी कैमरा दे दो, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग हो और उसमें बेसिकली एक टैलेंट हो, एप्टीट्यूड हो, जन्म से ही एक उसमें विशेष क्वालिटी हो, तो वो एक ऑर्डिनरी कैमरा से बेहतरीन फोटो ले सकता है। ऐसा ही कुछ फाइटर विमान में भी होता है। तो हम चिंतित नहीं हैं। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के जी। F-16 अपग्रेड होने के बाद कहाँ पहुंचेंगे और उनको कैसे बराबरी में रखना है या कैसे उनको टैकल करना है युद्ध भूमि में। हमारी एयरफोर्स में एक एस्टेब्लिशमेंट है, लास्ट सेंटेंस, TACD, TACDE, टैक्टिकल एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। वो इस तरह की टैक्टिक्स डेवलप कर रही है कि हम पाकिस्तान के इन अपग्रेडेड F-16 का आसानी से मुकाबला कर पाएंगे। जी ठीक है सर, मैं करूंगा रुक आपका, मैं करूंगा करोड़ी सर का। सर, भारत की आपत्ति के बावजूद भी अमेरिका ने ये मंजूरी क्यों दी? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान और भारत के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है? क्या ये फैसला भारत अमेरिकी रक्षा संबंधों पर कोई असर डाल सकता है? जी सर। देखिए साहिल, देवनाथ सर ने जो टेक्निकल एस्पेक्ट है एयर डिफेंस का उसको डिटेल से बताया, बहुत अच्छी तरह समझाया। उसके अलावा भारत की प्रिपेयर्डनेस भी बताई। जी। आपका सवाल है वो निश्चित रूप से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाला है और उसमें देखिए अमेरिका में हम कहते हैं कि एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और वो कॉम्प्लेक्स हथियार बेचने के लिए अमेरिका की पॉलिसी को इस लेवल तक प्रभाव डालता है कि जगह जगह कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करवाता है और एक देश के बगल में दूसरा देश है उसको डिफेंस के कुछ ऐसे हथियार बेचता है कि जो सामने बराबर वाला देश है, पड़ोसी देश है, उसको भी मजबूर होकर वो खरीदने पड़े। तो ये तो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्ट है, तो उनका अपना इंटरेस्ट होगा। अब पाकिस्तान को
अमेरिका क्यों दे रहा है? देखिए, अमेरिका लंबे समय तक, विशेष रूप से पिछले 20 साल से ये चाहता था कि हिंदुस्तान को चाइना का एक काउंटर वेट बनाया जाए। और बार बार ट्रंप ने पिछले टर्म में भी, इस टर्म में भी, इवन बाइडेन ने भी चाइना और भारत को लेके स्टेटमेंट भी दिए हैं जी। तो ऐसी स्थिति में भारत ये नहीं चाहता था कि भारत चीन के अगेंस्ट में अमेरिका का इंस्ट्रूमेंट बने, क्योंकि भारत जो भी मुद्दे हैं, चाहे चीन और भारत के बीच में हो, पाकिस्तान भारत के बीच में हो, एक तो तीसरे देश का कोई रोल नहीं चाहता। दूसरा ये चाहता है कि भारत अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए चाइना का काउंटर वेट नहीं बने। तो भारत किसी रूप में दबाव में नहीं आया। जैसे कुवैत बना, तो कुवैत में अमेरिका ये चाहता था कि ये मिलिट्री अलायंस के रूप में इमर्ज हो। भारत इसको एक विकास का साधन बनाना चाहता था और इसीलिए कुवैत में भी भारत को लगभग अलग थलग कर दिया। अब कुवैत कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो जिस पर्पस से बनाया था वो अमेरिका का पर्पस हल नहीं हो रहा है, इसलिए अमेरिका ने बहुत कम रुचि लेना शुरू कर दिया। तो देखिए, अमेरिका का जो इंटरेस्ट था वो भारत पूरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमेरिका का बहुत सा इंटरेस्ट पूरे कर सकता है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ के जो मिनरल्स हैं वो भी अलाउ कर दिए। ट्रंप के बेटे हैं, उनका शाहबाज के बेटे के साथ जो ये दूसरी करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी को लेके भी पार्टनरशिप हो गई। तो इस तरह का भारत नहीं कर सकता। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान का यूज ज्यादा है। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से, कोल्ड वॉर के पीरियड से, अमेरिका का एक क्लाइंट स्टेट, हम कहते हैं क्लाइंट स्टेट रहा है। और अमेरिका ने यूएसएसआर में कोल्ड वॉर के समय पाकिस्तान को यूज किया और इसीलिए उन्होंने तालिबान को, पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर तालिबान को बढ़ाया आगे। बाद में अमेरिका को तालिबान से भी लड़ना पड़ा, आज पाकिस्तान भी तालिबान से लड़ रहा है, वो एक स्टोरी अलग हो जाती है जी। लेकिन पाकिस्तान एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो मानती है। और फिर इस सदी के शुरू में ये कहा कि पाकिस्तान अमेरिका की वार ऑन टेररिज्म स्ट्रेटेजी है, उसमें एक रिलायबल पार्टनर है। तो भारत इस तरह का पार्टनर कभी नहीं रहा और जब भी अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, भारत ने रेजिस्ट किया। इसलिए पाकिस्तान की यूटिलिटी है और पाकिस्तान को एनकरेज करके, पाकिस्तान में अपना प्रभाव जमा के, अमेरिका ये चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट को भी वॉच करे, वो रशिया को भी वॉच करे, भारत को भी वो मॉनिटर करे, ईरान को भी करे और रशिया को भी करे। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको पाकिस्तान में अपना बेस भी बना सकता है। हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ सीक्रेट बेसेस भी हों पाकिस्तान में अमेरिका के। तो ऐसी स्थिति में वो पाकिस्तान को एनकरेज कर रहा है भारत पे दबाव बनाए रखने के लिए जी। तो भारत अगर दबाव में होगा तो भारत भी हथियार खरीदेगा, अमेरिका से भी खरीदेगा और रशिया से भी खरीदेगा और भारत संतुलन बना के चलता है। देखिए, 2016 में भारत ने अमेरिका से समझौता किया लॉजिस्टिक फैसिलिटी का। अभी रशिया से लॉजिस्टिक फैसिलिटी का इस साल के अंत में दिसंबर में कर लिया है। तो भारत संतुलन बना के चलना चाहता है और पाकिस्तान है वो अमेरिका के लिए जिस तरह से अमेरिका यूज करना चाहिए यूज कर सकता है, भारत उस तरीके से नहीं हो सकता। इसलिए वो पाकिस्तान को एनकरेज कर रहा है और चीन भी ये चाहता है कि भारत को दबा के रखने के लिए, भारत एक उभरती शक्ति है और अगर चीन और भारत दोनों एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं और दोनों ग्लोबल लेवल पे भारत और चीन का इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हो रहा है, लेकिन एशिया में चीन चाहता है कि एक चीन की हेगेमोनिक ऑर्डर हो। ग्लोबल लेवल पे मल्टीलेटरल सिस्टम चाहते हैं भारत और चीन दोनों। भारत दोनों जगह मल्टीलेटरल चाहता है, एशिया में भी चाइना की हेगेमनी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चाइना भी पाकिस्तान को एनकरेज कर रहा है। तो इसकी यही कारण है कि पाकिस्तान को अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसको भारत इन पे दबाव नहीं बना सकता क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है।
लेकिन पाकिस्तान खुद अपने इंटरेस्ट में सोचे कि भारत से अगर अच्छा रिश्ता रखता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन होती है, तो दोनों देशों के जो लोग हैं उनको फायदा होगा, और अगर दोनों को फायदा होगा तो ये जो विकास की गति है वो दोनों देशों में अच्छी होगी। आज जिस तरह की पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है, भारत की पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, तो अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में रिश्ता अच्छा होगा तो दोनों का आवाम है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अभी इस स्थिति में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भारत को का विरोध करके पाकिस्तान का अस्तित्व बनाए हुए है। जिस दिन भारत का विरोध बंद कर देगा, पाकिस्तान का अस्तित्व का संकट हो जाएगा। ओवर सर। सर, आपका समय कम है, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, आप जल्दी जवाब देके आप लीव कर जाइएगा। सर, F-16 पर जिस तरह लिंक 16 और सेंसर फ्यूजन से पाकिस्तान को कितना सामरिक फायदा मिल सकता है, और क्या ये अपग्रेड जो है भविष्य की हवाई लड़ाइयों का संतुलन बदल सकता है? जी सर। साहिल, देखो, इन दोनों सिस्टम्स को लगाने के बाद F-16 जो है उसमें ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन ग्राउंड कंट्रोल से आती रहेगी। पाकिस्तान में जैसे F-16 टेक ऑफ कर गया, पायलट को मुंह से वायरलेस पर अपने ग्राउंड कंट्रोल से बात करनी नहीं पड़ेगी। ग्राउंड कंट्रोल से जो ऑर्डर्स हैं ऑटोमेटिकली उसके पास आते रहेंगे। दूसरी बात है जी, हवा में जो 200 किलोमीटर गहराई में पीछे जो उनका एयरबॉर्न अवाक सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम उड़ रहा है जी, एक ट्रांसपोर्ट विमान होता है जिसका अपना एंटेना होता है। तो वो जो F-16 को आदेश देता है आजकल, तो वॉइस कमांड आती है, दाएं जाओ बीए जाओ, दुश्मन तुम्हारे सामने 40 किलोमीटर लॉन्च मिसाइल। तो जब ये सब लिंक लग जाएंगे तो अवाक और F-16 के बीच में ये सब कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे जो पायलट है उसको काफी समय मिलेगा, वो समय से 8 सेकंड 12 सेकंड आगे रहेगा। ठीक है, हम भी डेवलप कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे सुखोई 30 और रफाल F-4 भी इस केपेबल हो जाएंगे। जी जी, ठीक है सर, धन्यवाद आपका। आप लीव कर सकते हैं सर, क्योंकि आपको जाना है। आपका धन्यवाद। मैं क्रोड़ी सर के रुक करूंगा, उनसे मैं अगला सवाल लूंगा। यूके देना सर, आपका बहुत धन्यवाद। क्रोड़ी सर, मैं आपसे यही समझूंगा कि चीन पाकिस्तान अमेरिकी समीकरण में ये सौदा कितना महत्वपूर्ण है? क्या दक्षिण एशिया में इससे नई सामरिक प्रतिस्पर्धा शुरू होगी? देखिए साहिल, प्रतिस्पर्धा उस रूप में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका यूज करना चाहता है, जैसे अभी ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ, तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से यूज करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी अच्छे हैं, तो वो ये चाहते थे कि ईरान को पाकिस्तान अच्छी तरह से समझा देगा। और पाकिस्तान ने ये सोचा कि अगर मैं ईरान को अमेरिका के फेवर में कोई समझौता करवा पाया तो मुझे अमेरिका से काफी मदद मिल जाएगी। तो इस तरीके का पाकिस्तान का कैलकुलेशन है। दूसरा, अमेरिका का कैलकुलेशन ये था कि पाकिस्तान के चीन से रिश्ते भी अच्छे हैं, और पाकिस्तान है वो चीन को कन्विंस करके और ईरान को कन्विंस कर देंगे तो ईरान पे चीन का दबाव भी पाकिस्तान बढ़वा सकता है। इस तरीके से वो पाकिस्तान को यूज करना चाहता है, तो ये एक अलग तरीके का समीकरण बन जाता है। भारत इस समीकरण में कहीं भी फिट नहीं बैठता है इनके, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि चीन भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। मदद नहीं कर रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि हर देश का अपना हित होता है। चीन का भी हित है, अमेरिका का भी हित है, और उस हित में पाकिस्तान कहीं न कहीं उनके फिट बैठ रहा है। तो नया तो समीकरण होगा, लेकिन समीकरण किस रूप में होगा, लंबे समय तक इनकी दोस्ती कैसे रहेगी, अमेरिका की इससे भी दोस्ती, चीन के भी दोस्ती। अगर हम देखें, जैसे सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट में सपोर्ट किया, हथियार दिए, और फिर उसी सद्दाम हुसैन को मारा भी उन्होंने। तो और तालिबान का सपोर्ट किया, तालिबान से लड़ा भी वही, और आज पाकिस्तान में भी लड़ रहा है। तो रिश्तों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रिश्तों में जो हम दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और न मालूम कब इंटरेस्ट का टकराव हो जाए और कब बिगड़ जाए। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि देखिए, ट्रंप ने आते ही एक स्ट्रेटेजी बनाई
जो कि हेनरी किसिंजर ने बनाई थी कि यूएसएसआर को चाइना को अलग करना है, इसलिए चाइना के नजदीक गए और दोनों को काफी सीमा तक यूएसएसआर चाइना में डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए थे। ट्रंप ने आते ही पुतिन के नजदीक गए और वो ये चाहते थे कि चीन और रशिया को डीलिंग किया जाए, वहां सफल नहीं रहे। तो अब वो चाहते हैं कि रशिया या पुतिन है वो ईरान का भी खुलकर सपोर्ट कर रहा है, और ट्रंप जो समझौता करना चाहता था यूक्रेन में वो भी नहीं कर किया। तो अब वो चाहते हैं कि चीन के नजदीक जाके, और इसीलिए वो विजिट भी कर रहे हैं चीन की अभी, और हो सकता है चीन की विजिट से पहले ईरान को लेके कोई समझौता भी हो जाए, वो चीन को गारंटर के रूप में भी एक्सेप्ट कर लें कि ईरान को का गारंटर चीन बन सकता है। जी क्योंकि वो ये चाहते हैं कि चीन और रशिया दोनों एक साथ रहे तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, तो उनको डी लिंक करना चाहते हैं। और हो सकता है कि चीन को कुछ कंसेशन भी ट्रेड को लेके या दूसरे मामलों को लेके ऑफर कर दे। एक अन्य जो महत्वपूर्ण है, चीन पे अमेरिका की डिपेंडेंस बहुत है, जी ठीक है सर, आपका क्योंकि हमारे जी 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 रखिए बात सर पूरी। जी देखिए मैं ये कह रहा हूँ डिपेंडेंस इस तरह है कि जो उनके मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, वो चीन के पास सबसे बड़ा कंट्रोल है। और चीन अगर उनको रोक दे, जब ट्रेड का मुद्दा आया था तब चीन ने बंद कर दिए थे, तो जी अमेरिका को झुकना पड़ा। तो चीन पे डिपेंडेंस है अमेरिका की, इसलिए वो चीन से कभी भी कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा। और पाकिस्तान इसमें कहीं हेल्पफुल हो सकता है चीन और अमेरिका के रिश्ते नजदीक लाने में और रशिया से डीलिंग करने में। चीन का ऐसा कैलकुलेशन अमेरिका का हो सकता है ओवर जी साइज। ठीक है सर, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ आपने काफी आगे बातें रखी हैं करोड़ी सर। तो देखते हैं अब आने वाले समय के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो साफ है कि जिस तरीके से हालात वैश्विक स्तर पर जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं और पाकिस्तान की जिस तरह की डील अमेरिका के साथ हुई है, हाँ कहीं ना कहीं एक चुनौती तो है, पर फिर भी हर चुनौती से लड़ने के लिए भारत हमेशा तैयार रहता है। पर भारत के मना करने के बावजूद भी इस तरह ये डील होना तो कहीं ना कहीं एक चिंता खड़ा करती है। फिलहाल तारियल इशू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।